Good afternoon, students. Today we are going to start a new topic that is मॉसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी. अब ये जो मॉसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो तुम्हारे पेपर नंबर 302 यूनिट 4B का है. सो टुडे लेट अस सी एन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ व्हाट डू यू मीन बाय मॉसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी, what is the instrumentation, what is the use and application of मॉसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो आज के लेक्चर में क्या पढ़ना है? यू हैव टू से द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी, देन हिस्ट्री, बेसिक प्रिंसिपल, टिपिकल मेथड, सोर्स सिलेक्शन, एनालिसिस, एप्लीकेशंस, ड्रॉबैक्स, limitations as well as conclusion. This is the basic outline of today's lecture. Introduction. Morse-based spectroscopy is a powerful tool for investigation of local electronic phenomena and interaction in the material. मटेरियल के अंदर जो वाइब्रेशन होता है उसके बारे में स्टडी करने के लिए मॉसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ किया जाता है. मॉसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोब्स टाइनी चेंजेस इन द एनर्जी लेवल्स ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस इन रिस्पॉन्स टू इट्स एनवायरनमेंट. मॉसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो मेनली न्यूक्लियस के रिलेटेड है. ओके, सो न्यूक्लियस में जो चेंजेस आएगा उसका स्टडी किया जाता है, उसका ग्राफ सेपरेट किया जाता है. तो स्टडी अबाउट द वाइब्रेशन इन द न्यूक्लियस. अगर न्यूक्लियस में थोड़ा चेंज आ रहा है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूनिट है, दैट मीन्स इसमें रेडिएशन तो आएगा ही. तो रेडिएशन के वजह से न्यूक्लियस में कौन से चेंजेस आ रहे हैं उसके बेसिस पे जो स्पेक्ट्रा होगा दैट इज योर मॉसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी. वी विल सी इट इन डिटेल, लेकिन इतना समझना है कि मॉसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज रिलेटेड विद द न्यूक्लियस ऑफ योर मटेरियल. ओके, नाउ अब ये मॉसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी इसका नाम क्यों हुआ? बिकॉज पहले क्या था कि मॉसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी जब स्टार्टिंग में यू आर गिविंग अ रेडिएशन, जो रेडिएशन सपोज 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेडिएशन है वो आपने प्रोड्यूस कर दिया है, और Fe सपोज आयरन के एक्साइटेशन के लिए 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए. तो ये जो 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने प्रोड्यूस किया है वो आप Fe पे डालते हो, देन ऑल्सो यू आर नॉट गेटिंग द स्पेक्ट्रा. वैसे बेसिकली क्या होना चाहिए, आपने 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दिया है तो Fe शुड गेट एक्साइटेड फ्रॉम, आयरन शुड गेट एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट. लेकिन पहले क्या होता था कि ये जो एक्साइटेशन है वो मे बी पॉसिबल नहीं होता था एंड स्पेक्ट्रा, क्लियर स्पेक्ट्रा नहीं मिलता था. सो मॉसबेर नाम के एक पीएचडी स्कॉलर ने, उनका पीएचडी कंप्लीट नहीं था, ही वॉज जस्ट परसुइंग हिज पीएचडी, ही वॉज अ रिसर्च स्कॉलर. तब उन्होंने कुछ मेथड प्रपोज किया जिसके वजह से मॉसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो इंटेंसिटी है, स्पेक्ट्रा का जो इंटेंसिटी है वो सही से दिखने लगा. बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज ऑल्सो गिवन द नोबेल प्राइज. लेकिन उनके पीएचडी के स्टडी के दौरान ही उन्होंने एक बहुत ब्रेक थ्रू इन्वेंशन किया जिसके वजह से ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका नाम उनके ऊपर से गया हुआ है. सो दिस द नेम ऑफ दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज मॉसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी बिकॉज ही प्रोवाइडेड द मीन्स कि उन्होंने बोला कि ये चेंज करने से स्पेक्ट्रा का इंटेंसिटी बढ़ सकता है. व्हाट इज द चेंज एंड ऑल दैट वी विल सी इन डिटेल, बट यू शुड नो के व्हाई द नेम ऑफ दिस इज मॉसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो रुडोल्फ मॉसबेर जो पीएचडी स्कॉलर थे, उनके पीएचडी के टाइम पे उन्होंने ये मेथड फाइंड आउट किया था. He was born on January 31st, 1929 in Munich, Germany. He discovered the Mosbair effects in 1958. Okay, so Mosbair effect उन्होंने 1958 में डिस्कवर किया एंड उनको उसके लिए नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स के लिए इन 1961 and he passed away in 2011.
Now, what is Mohs-Beer's effect? Atoms placed in solid matrix have much greater effective mass. Recoil mass of nuclei becomes recoil mass of the entire matrix. एटम्स का जो है मास, इफेक्टिव मास ज़्यादा होता है जब वो उसको सॉलिड मैट्रिक्स में रखा जाता है. रिकॉइल मास, रिकॉइल का मतलब क्या है? रिकॉइल मीन्स सपोज गन फायर हो रहा है, गन शॉट कर रहे हो, तो जैसे बुलेट आगे जाता है, व्हाट इज हैपनिंग, गन जो है वो पीछे आता है, दैट इज नोन एज रिकॉइलिंग. बुलेट आप शूट कर रहे हो, बुलेट इज मूविंग इन द फ्रंट डायरेक्शन एंड गन जो है उसका डायरेक्शन पीछे आता है, दैट टर्म इज नोन एज रिकॉइलिंग. ये जो रिकॉइलिंग हो रहा है इसके वजह से, सी सपोज यू आर प्रोवाइडिंग 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, तो भी Fe आयन एक्साइट क्यों नहीं हो रहा था? बिकॉज रिकॉइलिंग के वजह से. ओके, तो रिकॉइल मतलब एनर्जी थोड़ा वेस्ट हो रहा है, आप थोड़ा यूज़ कर रहे हो और उसमें से थोड़ा वेस्ट हो रहा है, जिसके वजह से एक्साइटेशन एंड इंटेंसिटी उतना नहीं मिल रहा है जितना होना चाहिए. ओके, so recoiling is the term which is very much useful in Mohs-Beer spectroscopy. How it works? Nuclei in an atom undergo many energy level transition. आपको पता है कि न्यूक्लियस जो है वो लो ग्राउंड लेवल में से n इज इक्वल टू 1 2 ऐसे ट्रांजिशन करता रहेगा, एंड इट विल गो फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, एंड एक्साइटेड स्टेट में से अगेन ग्राउंड स्टेट में भी वो आता है. Changes occur due to the emission and absorption of a gamma ray. मेन पॉइंट यहाँ पे आया है, Mohs-Beer स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो रेडिएशन सोर्स यूज होता है दैट इज योर गामा रेस. IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेडिएशन सोर्स क्या था? IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेडिएशन सोर्स वॉज इंफ्रारेड सोर्स. ओके, देन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में द रेडिएशन सोर्स वॉज laser, light amplification by stimulated emission of radiation. So IR में रेडिएशन सोर्स था इंफ्रारेड रेस, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में था दैट वाज लेजर, एंड हियर इन Mohs-Beer स्पेक्ट्रोस्कोपी द रेडिएशन सोर्स इज गामा रेस. ओके, सो दिस यू शुड रिमेंबर. एनर्जी लेवल्स आर डिटरमाइंड बाय द न्यूक्लियाई सराउंडिंग एनवायरमेंट. तो एनर्जी लेवल कितने होंगे वो न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंडेंट है. ऑब्जर्व्ड यूजिंग न्यूक्लियर रेजोनेंस फ्लोरेसेंस. न्यूक्लियर रेजोनेंस फ्लोरेसेंस की मदद से इसको ऑब्जर्व किया जाता है. स्पेशल टेक्निक यूज टू गेज डिस्टेंसेस बिटवीन द क्रोमोफोर्स ओनली वर्क्स व्हेन सेपरेशन डिस्टेंस इज लेस देन 10 नैनोमीटर. सोर्स एंड सैंपल के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 नैनोमीटर से कम होगा, तभी ये Mohs-Beer स्पेक्ट्रोस्कोपी या Mohs-Beer इफेक्ट दिखता है. अब वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स कौन कौन से हो सकते हैं? नाउ En जो लेवल है, जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है, उसको अपने कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ En. En इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल. En+1 यानी कि n से एक लेवल ऊपर, दैट इज योर नेक्स्ट हाईएस्ट एनर्जी. n से ग्राउंड स्टेट से ऊपर जो लेवल है दैट इज योर En+1. वैसे En+2 होगा. लास्ट में Er जो है दैट इज योर रिकॉइलिंग एनर्जी. रिकॉइलिंग के लिए यानी कि जो बैकवर्ड एनर्जी हो रहा है, जो वेस्ट एनर्जी हो रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज Er. अब बाजू में दो डायग्राम दिख रहे हैं. फर्स्ट जो ग्राफ है, फर्स्ट जो ट्रांजिशन है वो कब दिखता है? जब तुम्हारे सैंपल में कोई रेजोनेंस नहीं होता. योर सैंपल इज हैविंग नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देन यू विल गेट द ट्रांजिशन लाइक द फर्स्ट स्ट्रक्चर. वेयर एज इफ योर सैंपल हैज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देन यू विल गेट द ट्रांजिशन जस्ट लाइक द सेकेंड ग्राफ. ओके, तो फर्स्ट ग्राफ जो है वो किसके लिए है? दैट इज फॉर द नॉन रेजोनेटिंग samples, and second is for the resonating samples. Circumstances of resonance. What does this mean? With the use of Doppler effect, the wavelength of source of gamma rays can be tuned.
Now what do you mean by Doppler effect? Doppler effect means suppose एक एम्बुलेंस सायरन बजा के आ रहा है, ओके, सो सपोज वो बहुत दूर है आपसे एंड वहाँ से वो आपके पास आ रहा है, तो व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड? जब वो दूर था एम्बुलेंस, देन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज वेरी मच लेस, आपको वो सायरन का आवाज़ बहुत यानी बहुत लाइटली सुनाई देता है। देन जैसे ही वो सायरन आपके पास आता है, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस, तो जैसे ही आपके पास आ रहा है साउंड का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ रहा है एंड अब वो आपसे अगेन दूर जा रहा है, देन व्हाट इज हैपनिंग, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड गोस ऑन डिक्रीजिंग। ओके, तो ये जो इफेक्ट है डिस्टेंस के बेसिस पे जो इफेक्ट आ रहा है, द चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, उसको बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। ओके, अगेन फिर से एक और बार, डॉपलर इफेक्ट, एम्बुलेंस में सायरन लगा हुआ होता है, जब एम्बुलेंस दूर होता है तब वो जो साउंड है वो आपको थोड़ा कम सुनाई देता है, लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस आपके पास आ रहा है द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस एंड पास आने के बाद अगेन वो आपसे दूर जा रहा है तो साउंड का जो इंटेंसिटी है वो कम होता जाएगा एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। अब सेम ये जो एम्बुलेंस के बदले आपको अब क्या सोचना है, गामा रेस का सोर्स। ये थोड़ा इमेजिनेशन टाइप है, आपको ऐसे सोचना है कि गामा सैंपल जो है उसको स्टेशनरी रख दिया है एंड सोर्स को आगे पीछे किया जा रहा है, देन व्हाट इज हैपनिंग, जब सैंपल के पास आएगा तब लाइट का इंटेंसिटी बढ़ेगा एंड सैंपल से दूर जाएगा, देन लाइट का इंटेंसिटी कम होगा एंड ये जो डॉपलर इफेक्ट मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अप्लाई होता है। ओके, when this wavelength is same as the wavelength of emitted gamma ray, resonance is achieved। अब डॉपलर इफेक्ट का जो वेवलेंथ है एंड गामा रेस का जो वेवलेंथ है दोनों जब सेम होते हैं देन रेजोनेंस इज अचीव्ड। इसका मेथड क्या है, अ सॉलिड सैंपल इज एक्सपोज टू अ बीम ऑफ गामा रेडिएशन एंड अ डिटेक्टर मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ द बीम ट्रांसमिटेड थ्रू द सैंपल। एक सॉलिड सैंपल रखा जाता है, वॉट एवर XYZ सैंपल है, उसके ऊपर गामा रेडिएशन बॉम्बार्ड किया जाता है, दैट मीन्स उसके ऊपर से गामा रेडिएशन पास किया जाता है और सैंपल में से पास हो गया, व्हाट इज हैपनिंग, थोड़ा सैंपल जो है वो थोड़ा गामा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर देगा, इजंट इट, एंड उसके बाद जो बाकी बचा है वो एमिट कर देगा एंड वो जो एमिटेड रेडिएशन है वो रेडिएशन कहाँ पे जाएगा, इट विल मूव टुवर्ड्स द डिटेक्टर, डिटेक्टर वो रेडिएशन को एनालाइज करेगा एंड इट विल गिव द स्पेक्ट्रा। सो दिस इज द मेथड फॉर Mossbauer spectroscopy. If the emitting and absorbing nuclei were in identical chemical environment, the nuclear transition energies would be exactly equal and resonant absorption would be observed in with both materials at rest. The difference in the chemical environment causes the nuclear energy levels to shift in different ways. The number, position and intensity of the dips provide information about the chemical nuclei of the environment। यानी कि जो केमिकल एनवायरनमेंट है, सैंपल के आजू बाजू जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट इफेक्ट करता है न्यूक्लियर एनर्जी लेवल के शिफ्टिंग का। ओके, तो जो शिफ्ट होता है न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स का वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द केमिकल एनवायरनमेंट। ओके, अब ये जो स्पेक्ट्रा मिलेगा, स्पेक्ट्रा में जो डिप्स होंगे दैट मीन्स जो पीक्स होंगे उसका जो नंबर, कितने पीक्स है, नंबर ऑफ पीक्स, पोजीशन ऑफ द पीक्स एंड इंटेंसिटी ऑफ द पीक। ओके, सो जो स्पेक्ट्रा में जो पीक्स होंगे उसका वो कितने नंबर ऑफ पीक्स है, उसका पोजीशन क्या है एंड उसका इंटेंसिटी कितना है, ये सारे जो पॉइंट्स है वो किसके बारे में इंडिकेट करेगा, इट विल इंडिकेट अबाउट द केमिकल न्यूक्लियाई ऑफ द एनवायरनमेंट। तो सैंपल में जो केमिकल न्यूक्लियाई है उसके बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा, विद द हेल्प ऑफ द स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा में जो पीक्स आया है वो कितने पीक्स है, उसका पोजीशन कैसा है
एंड उसका इंटेंसिटी कितना है, उसके बेसिस पे अपने को केमिकल न्यूक्लियाई का नेचर पता चलेगा। अब लेट अस टॉक अबाउट द सोर्स। मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सा रेडिएशन सोर्स यूजफुल है? सुइटेबल गामा रे सोर्सेस कंसिस्ट ऑफ अ रेडियोएक्टिव पैरेंट दैट डिकेस इनटू अ डिजायर्ड आइसोटोप। ओके, so what is the source used in Mossberg spectroscopy? That is gamma ray. For example, the source for iron consists of cobalt, which decays by electron capture to an excited state of iron, which in turn decays to the ground state, emitting a gamma ray of the approximate energy. इसका मतलब ये है कि सपोज आपको आयन Fe का मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी करना है, तब आपको लाइट सोर्स क्या यूज़ करना है? कोबाल्ट। बेसिक जो फंडा क्या है, आयन को ग्राउंड स्टेट में से एक्साइटेड स्टेट में जाना है, तब उसको एनर्जी चाहिए 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगेन आयन का मुझे करना है मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मुझे पता है कि आयन को ग्राउंड स्टेट में से एक्साइटेड स्टेट में से लाने के लिए मुझे 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। ओके, अब मुझे ये भी पता है कि जब कोबाल्ट एक्साइटेड स्टेट में से ग्राउंड स्टेट में आता है, तब 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एमिट करता है। ओके, सो कोबाल्ट ने जो ग्राउंड फर्स्ट एक्साइटेड में से ग्राउंड में आने के लिए जो एनर्जी एमिट किया है, उतनी ही एनर्जी चाहिए Fe को ग्राउंड में से एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मुझे Fe का एनालिसिस करना है। देन व्हाट इज द सोर्स ऑफ रेडिएशन आई शुड यूज? आई शुड यूज द कोबाल्ट। ओके, तो कोबाल्ट का जब डीके होता है, व्हाट इज हैपनिंग, वो पहले ग्राउंड स्टेट में से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। एक्साइटेड स्टेट में वो ज़्यादा रुक नहीं सकता, तो व्हाट विल इट डू? इट विल मूव फ्रॉम अगेन एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट। अब वो ट्रांजिशन हो रहा है, रीएमिशन हो रहा है एक्साइटेड में से ग्राउंड स्टेट में। दैट मीन्स व्हाट डज दैट मीन? वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है? इट इज एमिटिंग 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। अब लाइट सोर्स में से उतना एनर्जी बाहर आ गया है, वो एनर्जी अब कहाँ पे जाएगा? ऑन द आयन एटम, Fe एटम। ओके, तो Fe एटम को कितना एनर्जी चाहिए एक्साइट होने के लिए? 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो वो ग्राउंड स्टेट में से अगेन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। So this is the basic principle of Mossberg spectroscopy। अगर एनालिसिस करना है आयन का, मोस्ट ऑफ 80% जो एनालिसिस होता है Mossberg स्पेक्ट्रोस्कोपी में, दैट टेक्स प्लेस ऑफ आयन कॉम्प्लेक्सेस। ओके, सो जब आयन का ही होता है एनालिसिस, देन इट इज बट ऑफ ऑब्वियस के सोर्स ऑफ जो रेडिएशन है वो हमेशा कोबाल्ट ही लिया जाता है। अब इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं कि मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे होगा। द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी आर, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट सोर्स चाहिए, रेडिएशन सोर्स। सेकंड, सैंपल जिसका एनालिसिस करना है, कॉलीमेटर, देन डिटेक्टर, देन ड्राइव टू मूव द सोर्स। ड्राइव टू मूव द सोर्स मीन्स मैंने अभी बताया था डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट कैसे पॉसिबल है? वो आपके पास आएगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगा, दूर जाएगा तो इंटेंसिटी कम होगा। अभी ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसके लिए कुछ व्हील टाइप का कुछ चाहिए, सो दैट इज द ड्राइव। दैट मीन्स मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सैंपल का जो कंटेनर है वो स्टेबल रहता है एंड सोर्स जो है वो मूवेबल है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं था, सोर्स वॉज ऑल्सो कॉन्स्टेंट एंड सैंपल वॉज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। लेकिन मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में बिकॉज ऑफ द डॉपलर इफेक्ट सोर्स इज मूविंग। ओके, तो अगर सोर्स सैंपल की तरफ जा रहा है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव,
सैंपल से दूर जाता है तो नेगेटिव, वो अपने डिटेल में बाद में करेंगे, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज. There are two types of instrumentation. In the first diagram you can see के MOSFET ड्राइव है. MOSFET ड्राइव में सोर्स कौन सा रखा हुआ है? कोबाल्ट का सोर्स, कोबाल्ट 57. ओके, सो कोबाल्ट 57 सोर्स रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा गामा रेस. गामा रेस जाएगा कॉलीमेटर में. कॉलीमेटर इज वन टाइप ऑफ मोनोक्रोमेटर यू कैन से, जिसके वजह से लाइट जो है वो प्लेन पोलराइज बन जाएगा. दैट मीन्स इट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन. ओके, अब जो डिफरेंट डायरेक्शन में गामा रेस थे उन सबको सेम डायरेक्शन में कर दिया कॉलीमेटर के मदद से. अब ये जो रेडिएशन है वो कहाँ पे जाएगा? सैंपल में. सैंपल क्या करेगा? गामा रेडिएशन में भी थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर देगा एंड बाकी जो बचा गामा रेडिएशन उसको एमिट कर देगा. And that emitted radiation goes to the detector and detector will detect the radiation coming from the sample. Similarly, अगर सेम CO सोर्स में से जा रहा है कॉलीमेटर में एंड कॉलीमेटर में से वो प्लेन पोलराइज बन रहा है, एक ही डायरेक्शन में लाइट बन रहा है और वो सैंपल से अथड़ा रहा है. ओके, अब लाइट जो है वो जो गामा रेस है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो आर पार नहीं जा रहा. इट इज नॉट पासिंग थ्रू द सैंपल, इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड बैक, ऐसा समझ लो. तो डिटेक्टर इस साइड रखना होगा. फर्स्ट डायग्राम में डिटेक्टर सैंपल के राइट हैंड साइड पे है, सेकंड डायग्राम में डिटेक्टर सैंपल के लेफ्ट हैंड साइड पे है, क्योंकि गामा जो रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है. ओके, सो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन या एब्जॉर्प्शन डिटेक्टर का जो पोजीशन है वो चेंज होगा, बट स्टिल द प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम. वर्किंग, ये मोस्टवेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे काम करता है? मोस्ट कॉमनली दिस इज डन बाय मूविंग द सोर्स टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द सैंपल व्हाइल वेराइंग द वेलोसिटी विथ टाइम. मोस्टली सैंपल जो है उसको स्टेशनरी रखा जाता है, सैंपल को हिलाया नहीं जाता. बट ये जो सोर्स ऑफ रेडिएशन है, गामा सोर्स है, गामा रे का जो सोर्स जो कोबाल्ट में से आ रहा है उसको मूव किया जाता है. मैंने आपको समझाया हुआ है कि डॉपलर इफेक्ट की मदद से द सैंपल इज मूव्ड, सॉरी द सोर्स ऑफ रेडिएशन इज मूव्ड एंड वो जो मूवमेंट का जो वेलोसिटी है उसको बदला जाता है एंड जो रिकॉर्ड होता है डिटेक्टर में वो स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू लीव द सोर्स स्टेशनरी एंड ऑसिलेट द सैंपल. अगर सैंपल को स्टेशनरी नहीं रखना है, सोर्स को स्टेशनरी रखना है, तो सोर्स को स्टेशनरी रखते हैं एंड सैंपल को आगे पीछे किया जाता है. अल्टीमेटली प्रोसेस जो है वो सेम हो रहा है, बट मोस्टली सैंपल को हिलाया नहीं जाता, सोर्स को हिलाया जाता है. बट इन सम केसेस यू कैन डू द रिवर्स प्रोसेस ऑल्सो. The location of the detector relative to the source and sample defines the geometry of the experiment. Okay, तो डिटेक्टर का जो पोजीशन है वो चेंज हो सकता है. मे बी सैंपल के लेफ्ट हैंड साइड पे भी हो सकता है या राइट हैंड साइड पे भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी डायग्राम में आप लोगों ने देखा था. एनालिसिस ऑफ मोसबेयर स्पेक्ट्रा. ओके, तो मोसबेयर स्पेक्ट्रा में क्या देखा जाता है? जैसे IR स्पेक्ट्रा में व्हाट वी वर सीइंग, वी वर ऑब्जर्विंग द वाइब्रेशनल एनर्जी. ओके, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, बेंडिंग फ्रीक्वेंसी, उसके बारे में पढ़ते थे. सिमिलरली मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सैंपल का जो कौन सा क्वालिटी देखा जाता है? दैट मीन्स फर्स्ट इज आइसोमर शिफ्ट, सेकेंड इज क्वाड्रपल शिफ्ट एंड थर्ड इज मैग्नेटिक शिफ्ट. तो ये सारे प्रॉपर्टीज नोट किए जाते हैं फॉर द मोसबेयर स्पेक्ट्रा. अब नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमर शिफ्ट? Isomer shift is a relative measure describing a shift in the resonance energy of a nucleus due to transition of electrons within the s orbital. Okay, so isomer shift कब होता है?
जब न्यूक्लियस का जो रेजोनेंस एनर्जी है उसमें शिफ्ट आते हैं। न्यूक्लियस में रेजोनेंस एनर्जी, न्यूक्लियस के रेजोनेंस एनर्जी में शिफ्ट किसके वजह से आता है? बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट ऑफ एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट में से एक्साइटेड स्टेट में होता है, तब आइसोमर शिफ्ट प्रोड्यूस होता है। द होल स्पेक्ट्रम इज शिफ्टेड इन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रॉन का जो इंटेंसिटी है उसके बेसिस पे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है वो डिसाइड होता है। ओके, तो स्पेक्ट्रम में दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज पॉजिटिव डायरेक्शन एंड सेकेंड इज नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पे वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव वो डिसाइड किया जाता है। यू कैन सी एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोमर शिफ्ट। तो ये ग्राफ देख रहे हो, नीचे जो 0 है, 2, 4, 6, 8, ये जो पीक दिख रहा है वो 0 से थोड़ा शिफ्ट हुआ है। यू कैन नोट दैट एग्जैक्टली 0 पे नहीं है, 0 से थोड़ा राइट में शिफ्ट हुआ है। ये बाजू में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज ए जनरल फॉर्म ऑफ एन आइसोमर शिफ्ट। इसमें सिर्फ एक ही पीक दिखता है एंड वो जो पीक है वो 0 से थोड़ा शिफ्टेड होगा। वो आइदर पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा या नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, बट द शिफ्ट वुड बी वेरी मच स्लाइट। ओके, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा देन इट विल मूव टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, 0 से राइट में जाएगा, एंड अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा दैट मीन्स इट इज द 0 to left direction. Okay, just a slight deviation occurs from 0. That should be noted for Mossberg isomer shift. अब quadruple splitting क्या है? Induced by electric quadruple movement of the nuclei and change in the electric field due to electronic interaction. Quadruple splitting of signals कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन, ये किसके वजह से होता है? क्वाड्रपल मोमेंट ऑफ द न्यूक्लियर, न्यूक्लियस के जो क्वाड्रपल मोमेंट है उसके वजह से एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज की वजह से क्वाड्रपल स्प्लिटिंग जो फिनोमेना है वो दिखता है। ये जो क्वाड्रपल स्प्लिटिंग है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द चार्ज सिमेट्री अराउंड द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई के आसपास के जो चार्ज है वो कौन से टाइप के हैं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। न्यूक्लियर एनर्जी लेवल स्प्लिटिंग ड्यू टू सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स विथ I greater than 0.5 have non-spherical charge distribution and produce a nuclear quadruple moment. Okay, so electrons जिसका जो I की वैल्यू है वो 0.5 से ज़्यादा है वो न्यूक्लियर क्वाड्रपल मोमेंट प्रोड्यूस करता है। दिस इज ऑल द बेसिक इंफॉर्मेशन यू शुड नो। डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं बिकॉज यू आर इन जस्ट योर TY, तो आपको सिर्फ प्रिंसिपल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए। आगे जो स्प्लिटिंग के बारे में वो सब डिटेल में पता होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर योर बेसिक इंफॉर्मेशन। Quadruple splitting of two samples, okay, it shows two samples and both show quadruple splitting, दोनों की splitting होंगे, show how similar structure they give similar signals। तो अगर structure same होगा कोई sample का तो signal जो वो produce करेगा वो भी similar ही होगा। So you can see कि 0 से slight positive shift हो रहा है यहाँ पे ग्राफ में। Now third type of splitting is magnetic splitting। वो magnetic splitting किसके वजह से होगा? Obviously with the presence of magnetic field। This magnetic field is often called the hyperfine field। Nuclear spin moment feels a dipole interaction through Zeeman splitting। अब Zeeman splitting क्या है? Atomic energy levels are split into larger number of energy levels। Again जो atomic energy level है वो अगेन स्प्लिट होता जाएगा।
मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड टू स्प्लिट एनर्जी लेवल। अब ये जो स्प्लिटिंग हो रहा है एटॉमिक एनर्जी लेवल का, वो किसके वजह से हो रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अपने मैग्नेटिक फील्ड डाल रहे हैं जिसके वजह से एटम का जो एनर्जी लेवल है वो अगेन स्प्लिट हो रहा है। स्पेक्ट्रल लाइंस आर स्प्लिट। जैसे ही एटॉमिक एनर्जी लेवल स्प्लिट होगा वैसे ही स्पेक्ट्रल जो लाइन है, स्पेक्ट्रा में जो लाइंस दिखते हैं वो भी स्प्लिट हो जाता है। सो दिस इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिक स्प्लिटिंग। मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो स्प्लिटिंग प्रोड्यूस होता है दैट इज योर मैग्नेटिक स्प्लिटिंग। Applications of Morse-based spectroscopy in physics and chemistry used to further pursue the nature of energy states in the nuclei। न्यूक्लियाई में जो एनर्जी स्टेट्स है, ग्राउंड स्टेट है, फिर फर्स्ट एनर्जी स्टेट है, वो सबको स्टडी करने के लिए, उसका नेचर कैसा है वो स्टडी करने के लिए मोर्स-बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ किया जाता है। मेजर चेंजेस इन द केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का जो केमिकल एनवायरनमेंट है उसमें कोई चेंजेस हो रहा है कि नहीं, वो स्टडी करने के लिए। मॉनिटर मटेरियल्स ड्यूरिंग फेज चेंज। सपोज मटेरियल सॉलिड में से लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड में से गैस में जा रहा है, तो उसमें कोई चेंजेस आ रहा है कि नहीं, वो मॉनिटर करने के लिए मोर्स-बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़फुल है। मॉनिटर केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंस लिया है, 2 रिएक्टेंट लिया है, उसमें से प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, कितने टाइम में बन रहा है, बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इम्प्योरिटीज आ रहे हैं कि नहीं, वो सब देखने के लिए मोर्स-बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़फुल है। इट इज़ ऑल्सो यूज़फुल टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। जो सैंपल है उसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए भी मोर्स-बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़फुल है। Now what is the use of Morse-based spectroscopy in biology? It is used in cancer treatments. It is useful to analyze the RBCs, test environmental effects of human body, and can analyze protein structures. Okay, so we are basically concerned with chemistry, लेकिन we should know okay, it is mainly useful for cancer treatments. Morse-based spectroscopy in mineralogy and metallurgy. Okay, तो मिनरलॉजी एंड मेटलर्जी में मोर्स-बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या काम है? इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द मेटल सैंपल्स, डिटरमाइन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, molecular arrangement and chemical composition. It is used to analyze different mineral samples, determine different crystal structures and determine the composition of the various crystal structures. तो मोर्स-बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी यूज़ होता है, बायोलॉजी में भी, इवन इन मिनरलॉजी एंड मेटलर्जी में भी. ओके, सो मिनरलॉजी एंड मेटलर्जी में टू डिटरमाइन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, molecular arrangement, chemical composition, it is useful for that purposes. It is also used to determine the composition of different mineral sample. मिनरल के लिए भी, मिनरल का जो सैंपल है वो भी एनालाइज किया जा सकता है एंड मेटल का जो सैंपल है वो भी एनालाइज किया जा सकता है मोर्स-बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी से. What is the drawback of Morse-based spectroscopy? It must be in a solid crystalline structure. जो सैंपल है ओके वो सॉलिड होना चाहिए एंड क्रिस्टलाइन होना चाहिए. अगर एमरफस हो या लिक्विड फॉर्म में हो तो मोर्स-बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर सैंपल सॉलिड फॉर्म में नहीं, लिक्विड या गैसेस फॉर्म में हो या इवन अमरफस हो, देन ऑल्सो दिस मोर्स-बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नॉट possible. Minute hyperfine interaction overcome with the use of Doppler effect. इंट्रैक्शन, हाइपरफाइन इंट्रैक्शन होता है लेकिन उसका जो लिमिटेशन है, वो ड्रॉबैक जो है वो डॉपलर इफेक्ट से कोप अप हो जाता है. मेजर लिमिटेशन इज दैट इट इज अ बल्क टेक्निक. बल्क टेक्निक मीन्स इसमें अपने सेमी माइक्रो एनालिसिस नहीं कर सकते. सी यू आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरी. आप जब लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हो तो टेस्ट ट्यूब में कितना बहुत कम सैंपल लेते हो एंड यू आर डूइंग द टेस्ट. लेकिन अगर मोर्स-बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी करना हो तब जो सैंपल है वो, उसका जो अमाउंट है वो ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द प्रॉपर एनालिसिस. ऑफन टाइम्स लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल आर नीडेड फॉर एनालिसिस. Recent improvements in electronics and detectors are helping to overcome. ये जो लिमिटेशन है कि इसमें ज़्यादा सैंपल चाहिए, अमाउंट ऑफ सैंपल शुड बी मोर. वो जो
ड्रॉबैक है वो अभी रिसेंट डेवलपमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिटेक्टर्स, उसमें रिसर्च हो रहा है जिसके वजह से वो जो ड्रॉबैक है वो इतना बड़ा ड्रॉबैक नहीं है, अभी थोड़ा कम हो गया है। कंक्लूजन, we can conclude that this MOSFET spectroscopy is very much useful in multiple scientific disciplines, that means in physics, chemistry, biology, metallurgy, mineralogy, all that. रिलेटिवली चीप, इट इज़ रिलेटिवली चीप बिकॉज आपने देखा है कि इसके इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या चाहिए, जस्ट लाइट सोर्स, कोबाल्ट एंड सैंपल, डिटेक्टर, कॉलीमेटर, ऐसा कोई हाई लेवल का इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है इसका। सो द कॉस्ट इज ऑल्सो चीप, इट इज़ रिलेटिवली फास्ट, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी नहीं है जिसके वजह से जो रिजल्ट मिलता है वो जल्दी मिल जाता है। और मॉलिक्यूल के अंदर जो केमिकल एनवायरनमेंट है उसके बारे में भी ये अपने को बताता है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ आइसोमर शिफ्ट, क्वाड्रपल स्प्लिटिंग, मैग्नेटिक स्प्लिटिंग एंड ऑल दैट। ओके, सो दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट यू शुड नो। वी विल सी इन डिटेल अबाउट दिस, बट ये जो यूनिट है इसमें क्या होगा दैट आई हैव डिस्कस्ड इन हियर। द बेसिक इंट्रोडक्शन, मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम क्यों आया है इसका, एंड इसमें लाइट सोर्स कौन सा है दैट इज़ योर गामा रेडिएशन, इसमें मोस्टली कौन सा सैंपल यूज़ होता है दैट मीन्स आयन का सैंपल, आयन सैंपल यूज़ होता है। सो व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ रेडिएशन, कोबाल्ट। फिर वी नए 2 वर्ड्स आए दैट इज रिकॉइलिंग। रिकॉइलिंग मतलब गन आप फायर कर रहे हो तो बुलेट आगे जाता है एंड गन पीछे आता है, दैट इफेक्ट इज नोन एज रिकॉइलिंग। फिर एक इफेक्ट आया डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट मीन्स इंटेंसिटी चेंजेस विद डिस्टेंस, डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो तो इंटेंसिटी कम है, डिस्टेंस अगर कम है तो इंटेंसिटी ज़्यादा है। वी कैन सी ऑफ, मैंने एम्बुलेंस का जो एग्जांपल दिया है उसमें साउंड का एग्जांपल है, एंड ये जो रेडिएशन सोर्स है वो लाइट का एग्जांपल है, बट द इफेक्ट इज सेम, डॉपलर इफेक्ट। और ये जो मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो कई सारे फील्ड में यूज़ होता है, दैट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेटलर्जी, मिनरलॉजी एंड ऑल दैट। ओके, सो दिस इज जस्ट द बेसिक इंफॉर्मेशन। You read the textbook, you will come to know more about in detail. Okay.